हेलो, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीबडी। बंगाल इलेक्शन और उसके साथ 4 और स्टेट्स के इलेक्शन के डेट्स अनाउंस हो गए हैं और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद एक फ्रेश कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है विच वाज एक्सपेक्टेड। जो मैंने पहले दिन भी मैंने इसके पहले भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से यहाँ पे इलेक्शन कराती है, यू नो, दैट इज़ वेरी क्वेश्चनेबल। उस पर बहुत सवाल खड़े होते हैं और न सिर्फ ईवीएम की वजह से बल्कि और भी दूसरी वजह से जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा आज। कि ये जो 5 स्टेट्स हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कौन से 5 स्टेट्स हैं जिसमें इलेक्शंस होने वाले हैं। एक बंगाल है, असम है, केरला, तमिलनाडु और एक पुडुचेरी जो जिसका स्टेटस दिल्ली जैसा है कि वो यूनियन टेरिटरी भी है लेकिन असेंबली है वहाँ पे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। पिछले 2 टर्म से ममता बनर्जी वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। बीजेपी बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रही है कि वहाँ से चीफ मिनिस्टर को हटा करके और बीजेपी की सरकार वहाँ बनाई जाए। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि काफ़ी टॉप लीडर्स जो तृणमूल के थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और काफ़ी बड़ी तादाद में और स्टेजेस में उन्होंने ज्वाइन किया है। और बीजेपी जो है बहुत सीरियस है और उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है वहाँ पे ममता बनर्जी को हटाने के लिए। पिछले लोकसभा इलेक्शंस में भी आपने देखा होगा कि बीजेपी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। आउट ऑफ 42 लोकसभा सीट्स बीजेपी को 18 सीट्स मिली थी, यानी कि 18 सीटें मिली थी। तो उसकी वजह से शायद बीजेपी का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। लेकिन कंट्रोवर्सी उस पर नहीं है। कंट्रोवर्सी यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने जब अनाउंसमेंट किया तो उन्होंने बंगाल के इलेक्शंस, बाय द वे सिर्फ 294 सीट्स हैं वहाँ पे, 294 सीट्स हैं, उसके लिए उन्होंने 8 स्टेजेस, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 स्टेजेस में वहाँ पे इलेक्शंस कराने का फैसला किया है। बल्कि कुछ जगह तो ऐसी है कि एक ही ज़िला है लेकिन उसमें 2 स्टेजेस में इलेक्शंस होंगे। नाउ मेरे ख्याल में ये बहुत कॉमिकल तो है ही है लेकिन बहुत ही सीरियस मैटर भी है। जब मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि इंडिया में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तो सिर्फ ईवीएम की बात नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि एक तो बैलेट पेपर पे वो इलेक्शन हो, वोटिंग हो, जिस दिन वोटिंग हो उसी दिन शाम में इसके रिजल्ट्स आए। और तीसरा ये कि यू नो जो ईवीएम से ईवीएम का तो हमने कह दिया कि ईवीएम पे मुझे यकीन नहीं है, लेकिन तीसरा ये कि यू नो एक फेज़ में इलेक्शन हो। और उसकी लोग इसकी दलील ये देते हैं कि लुक बंगाल में जो है वायलेंस काफ़ी हो रहा है तो जिसकी वजह से यू नो हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम 8 स्टेजेस में, पिछली मरतबा 7 स्टेजेस में हुआ था। मेरा ये कहना यह है कि इंडिया एक छोटा मोटा मुल्क तो है नहीं, ह्यूमन रिसोर्स की यहाँ कमी है नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की भी हमारे पास कमी नहीं है। और जैसे ही इलेक्शन का नोटिफिकेशन अनाउंस हो जाता है तो जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सीधा इलेक्शन कमीशन के अंडर में चली जाती हैं। तो पुलिस भी है उसमें, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, तो उसमें कोई कमी है नहीं। इसके लिए अगर एक स्टेट में आपको 8 फेजेस में इलेक्शन कराने पड़ रहे हैं, वो लॉजिक यू नो गले नहीं उतरती है। इसलिए भी गले नहीं उतरती है कि चलो बंगाल में तो आपने कह दिया कि ममता बनर्जी की सरकार है, वायलेंस वहाँ पे बहुत होती है। बिहार में तो आपकी सरकार थी, पिछले साल अक्टूबर में जो इलेक्शन हुआ है बिहार में आपकी सरकार थी। अब बिहार में इस तरह के कोई वायलेंस की रिपोर्ट्स भी नहीं आ रही थी, ना वहाँ इंसर्जेंसी है ना वहाँ मिलिटेंसी है। फिर वहाँ पे 243 सीट्स के लिए आपको 3 स्टेजेस में इलेक्शन कराने पड़े। तो जाहिर ये होता है कि इसके पीछे वजह वो नहीं है जो बताई जा रही है, इसके पीछे कुछ और ही वजह। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो डेट का अनाउंस किया है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पे किया है, चूँकि यहाँ पे 8 फेजेस में है, असम में 3 फेजेस में है। 6 अप्रैल यानी 6 अप्रैल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह दोनों फ्री हो जाएंगे असम से। उसके बाद यू नो जो तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी का भी इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये फ्री हो जाएंगे और ये पूरी ताकत यहाँ पे झोंक पाएंगे बंगाल में, ये उनका कहना है। मुझे ये लगता है कि देखिए जिसकी वजह से मैं हमेशा वकालत करता रहा हूँ कि यू नो क्यों एक फेज़ में इलेक्शन होना चाहिए और क्यों जिस दिन इलेक्शन हो उसी दिन शाम में रिजल्ट होना चाहिए। बिकॉज जब आप ईवीएम पे इलेक्शन करा रहे हैं, आप ये जान लीजिए कि पहले फेज़ का इलेक्शन बंगाल में 27 मार्च को होगा और लास्ट फेज़ का इलेक्शन जो होगा वो आपका लास्ट 29 अप्रैल को होगा और काउंटिंग जो होगी
वो 2 मई को होगा। तो यानी कि जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन जो है उसमें और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बीच में 35 डेज है। यानी जो लोग 27 मार्च को वोट डाल रहे होंगे उनको 35 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा कि उन्होंने जो जिसको डाला है वहाँ से कौन जीता है। इंडिया में करप्शन का लेवल आपको पता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि स्ट्रॉन्ग रूम में पड़ा हुआ है ईवीएम कहीं पे भी, वहाँ पे अगर किसी को अगर फ्रॉड करना हो तो ये पैसे दे करके अगर फ्रॉड कराया जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने लोकसभा इलेक्शंस के दौरान भी देखा था कि कई स्ट्रॉन्ग रूम के ताले टूट गए थे। संभल का यूपी का आपको पता होगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही कॉमिकल जस्टिफिकेशन दिया था कि उसमें तोता घुसाया था, एक पैरेट अंदर चला गया था, तो उसको भगाने के लिए हमें तोड़ना पड़ा था। वो ये सवालिया निशान खड़े होते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप सिंसियर हैं और अगर आप चाहते हैं इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ कि आप पे सवाल ना खड़े हों, तो बहुत सिंपल है कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर के आ जाएं। ईवीएम पे इतने सवाल हो रहे हैं, ईवीएम को हटाएं, बैलेट पेपर पे कराएं। दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में बैलेट पेपर्स पे वोटिंग होती है। अमेरिका देख लें, यूके का तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यूके में बैलेट पेपर में होता है, सुबह में वोटिंग होती है, शाम में वोटिंग खत्म होती है 7 बजे, 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाती है, पूरी रात काउंटिंग चलती है, सुबह होते होते पिक्चर क्लियर हो जाता है। ये यूके की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको यहाँ करने में क्या प्रॉब्लम है? ये कहते हैं बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी पहले, वो एक ज़माना और था 80s का ना, जो लॉलेसनेस का ज़माना था, अब नहीं है। तब सीसीटीवी कैमरेज नहीं होते थे, अब सीसीटीवी कैमराज हैं आपके पास, प्लस आपके पास इस बहाने कुछ ज़्यादा लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, ज़्यादा लोगों को आप हायर कर लीजिए, लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाएगा, किसी को आप पे सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी जो आप कर रहे हैं इससे लोगों को सवाल करने का आप पे तो मौका मिलेगा। चूँकि बीजेपी ने स्टेक्स बहुत हाई कर दिए हैं बंगाल में, असम में भी बीजेपी का स्टेक्स बहुत हाई है। चूँकि 2016 में पहली मरतबा बीजेपी वहाँ सरकार में आई थी, उसके बाद वो एनआरसी को लेकर के जब इन्होंने एनआरसी रजिस्टर बनाया था तो उसमें इनको ये उम्मीद थी कि मुसलमान उसमें आएंगे। 19 करोड़ में से 12 करोड़ हिंदू का नाम उसमें आ गया, तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत नाराज़गी है। तो बीजेपी की ज़मीन वहाँ पे खिसकती नज़र आ रही है, तो वहाँ पर भी उन्होंने 3 स्टेजेस में रखा है। अब आप देखिए, असम से बड़ा स्टेट है तमिलनाडु, केरला हो गया, वहाँ पे एक सिंगल फेज़ में है। वहाँ पे अगर सिंगल फेज में हो सकता है तो असम और बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? कौन सी इंसर्जेंसी बंगाल में है, कौन सी इंसर्जेंसी अभी असम में है, कौन सी मिलिटेंसी है वहाँ पे भी रिलेटिवली पीसफुल है। अब आप पॉलिटिकल वायलेंस अगर होते रहते हैं तो दैट इज़ नॉट द रीज़न गुड इनफ फॉर यू टू गो एंड होल्ड इलेक्शंस इन 8 स्टेजेस। दिस इज़ कॉमिकल, वेरी वेरी कॉमिकल। और इससे ये सवाल खड़े होंगे। तो एक तो इस मुद्दे पे आपसे बात करनी थी। एक छोटा सा मुद्दा एक और है कि हम एक अनिल यादव है, समाजवादी पार्टी के हैं, उनकी वाइफ है पंखुड़ी पाठक, पहले समाजवादी पार्टी में होती थी और अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। उसमें जो उनकी जो आईटी डिपार्टमेंट की वाइस चेयरमैन भी हैं यूपी की, वो उन्होंने अनिल यादव ने आज समाजवादी पार्टी से रिज़ाइन कर दिया। ना दैट शुड नॉट बी अ बिग न्यूज़, लेकिन जिस वजह से जो किया है, रिज़ाइन किया है, दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न कि उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ को बहुत ही भद्दे कमेंट्स दिए जाते थे खुद उनकी पार्टी के सपोर्टर्स के ज़रिए, और जब उन्होंने इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी में उठाया तो बजाय इसके कि एक्शन लेने के उनको कहा गया कि अपनी वाइफ को नसीहत दीजिए जा करके। इसमें मैं क्या बताऊँगा, ये लीजिए अनिल यादव ने क्या कहते हैं, उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया, पहले उनको सुन लीजिए। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों ने आज सुबह देखा होगा कि मेरे फेसबुक और ट्विटर पर मैंने स्टेटस डाला है जहां पर मैंने समाजवादी पार्टी के साथ अपने सभी संबंध समाप्त होने की बात कही है। साथियों, आप यकीन मानिएगा, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था, बहुत ही कठिन फैसला था, क्योंकि जिस पार्टी से आप कॉलेज के दिनों से जुड़े हो उसे आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते, और जहाँ पार्टी में रहकर आपने विभिन्न पदों पर काम कर रखा हो। मैं नोएडा का महानगर अध्यक्ष रहा, मैं पार्टी का प्रवक्ता रहा, अलग अलग जिलों में जहाँ पर भी प्रचारक की भूमिका में पार्टी ने मुझे भेजा, चाहे सोनभद्र हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कैराना हो, चाहे लखनऊ हो, जहाँ पार्टी ने जिस तरह की जिम्मेदारी दी मैंने बखूबी निभाई है। लेकिन कल मैंने देखा कि मेरी पत्नी के स्टेटस पे कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अभद्र टिप्पणियाँ कर रखी थी। वो अभद्र टिप्पणियाँ मैं समझता हूँ सभ्य समाज में किसी भी महिला के लिए नहीं होनी चाहिए, और उन टिप्पणियों पे मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, जिससे कि चाहे कोई दूसरे दल की ही महिला हो, लेकिन अब असभ्य नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन बजाय
कार्रवाई के मैंने देखा कि जो आधिकारिक समाजवादी पार्टी के ग्रुप हैं वहां पर मुझे ही नसीहत दी जा रही थी कि आप अपनी पत्नी को समझाइए और नहीं तो फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो मुझे उस टाइम पे लग गया कि जहां जिस पार्टी में रह के मैं अपने परिवार की और अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, उनका सम्मान सुनिश्चित नहीं कर सकता, वहां प्रदेश की महिलाओं की या बेटियों की बात मैं कैसे कर पाऊंगा। तभी मैंने ये फैसला लिया कि मैं पार्टी से आज अपने सभी चीज़ों से इस्तीफा देता हूं। जो मेरी प्राथमिक सदस्यता है, जो आजीवन सदस्य जो मैं हूं, उन सभी उससे मैं इस्तीफा देता हूं। और मैं अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, साथियों, सम्मान के सामने और आपके परिवार के सामने राजनीति बहुत छोटी चीज़ है और पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत छोटी चीज़ है। राजनीति करनी है तो करिए विचारधारा की, सम्मान के लिए राजनीति करिए। अगर कहीं आपका अपमान हो रहा हो तो उससे बेहतर है कि आप कोई दूसरा रास्ता चुन लें। मुझे लगता है कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं वो मेरी बात समझेंगे और जिस तरह से आपका प्यार मुझे मिलता रहा है, मिलता रहेगा। बहुत धन्यवाद। ये तो हुई अनिल यादव की बात। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि देखिए, एक लीडरशिप अगर स्ट्रॉन्ग हो तो वो एक मिसाल सेट करती है। कुछ दिनों पहले आरजेडी के एक लोकल फंक्शनरी ने मेरी माँ की शान में गुस्ताखी की थी और कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, डिस्पैरेजिंग वर्ड्स यूज़ किया था ट्विटर पे। मैंने सिर्फ तेजस्वी को टैग किया था ट्विटर पे। मैंने कहा कि अगर ऐसे लोग अगर आपकी पार्टी में आ गए हैं तो अल्लाह भला करे आपकी पार्टी। मैं वहीं पे भूल गया, मुझे पता भी नहीं इसके बाद क्या होगा। 2 दिन के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया वो लेटर की कॉपी के साथ, और उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने बहुत ही प्रोफ्यूसली मुझसे माफ़ी मांगी। तेजस्वी यादव ने उन्होंने कहा कि मुझे शर्मिंदगी है कि मेरे एक पार्टी वर्कर ने आपकी माँ की शान में गुस्ताखी की। उन्होंने उसको निकाला पार्टी से, मुझसे माफ़ी मांगी। ये होता है एक लीडरशिप के। सोशल मीडिया एक बहुत ही नेगेटिव प्लेटफॉर्म हो गया है जिसमें अगर समाजवादी पार्टी जैसे भी समाजवादी पार्टी के लोग भी, उनकी लीडरशिप भी अगर बीजेपी और दूसरी पार्टी के के लोगों के जरिए की तरह अगर उसमें भी नेगेटिविटी को अगर बढ़ावा देते रहे तो फिर गॉड सेव दिस कंट्री एंड गॉड सेव उत्तर प्रदेश इन पर्टिकुलर। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अनिल यादव को इस वजह से अपनी पार्टी से निकलना पड़ा है। जाहिर सी बात है कि कौन अपनी वाइफ की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करेगा और बेइज्जती बर्दाश्त करेगा। तो दैट इज़ सैड बिकॉज इज़ कमिंग फ्रॉम समाजवादी पार्टी। आई होप कि अखिलेश यादव इस वीडियो को देख रहे हैं एंड ही रियलाइजेज दैट दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। सो इन 2 मुद्दों पे आपसे बात करनी थी। प्लीज़ कीप लाइकिंग, शेयरिंग आवर वीडियोज़, keep subscribing to our channel. That's the least you can do to support independent media and honest journalism. Thank you very much. God save you all and stay safe.